हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजीआरवी प्रिजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। जैसे हमने प्रीवियस क्लास से एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। आप सभी के पास पारिक की बुक होगी, उसमें प्रीवियस ईयर के 10 से 12-15 हजार क्वेश्चंस हैं, उनकी हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। तो हमने बीएचयू 2000 से स्टार्ट किया हुआ है। इसका पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसमें 60 क्वेश्चन है। आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, 60 से आगे के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, पहले तो है ना, पारिक को उठा के, क्योंकि उसका ही पूरा स्कैन करके मैं पढ़ा रही हूँ, तो पूरा आपको क्वेश्चन वाइज मिल जाएगा। सीरियली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको जो मैं यहाँ पढ़ाती हूँ बस छोटा छोटा सा साइड में लिखते रहिएगा, ताकि जब आप दोबारा उसको पढ़ो तो आपको साथ साथ में सारी चीजें याद हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप अलग से कॉपी लेके उसमें लिखने बैठो। उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो उसकी कॉपी को अलग से उठा के नहीं बैठोगे, है ना। तो साथ में ही लिखते रहना, क्योंकि बहुत स्पेस है, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन, 60 तक हमने पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में। तो 61 क्वेश्चन है, गिरि सिंदूर में पारद का प्रतिशत कितना होता है। ये प्योर पारद की बात कर रहा है कि गिरि सिंदूर में पारद कितना होता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, 2%, 5%, 10% और 0%। तो सही आंसर इसका क्या है, 0% होता है। मंडल कुष्ठ का कारण क्या होता है। तो मंडल कुष्ठ में हमने चार प्रकार के अभ्रक पढ़े हैं। चार प्रकार के अभ्रक में अलग अलग डिसीज होती हैं, तो एक एक अभ्रक को एक्सप्लेन करेंगे। पहले जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर देखते हैं। तो मंडल कुष्ठ का कारण नाग अभ्रक होता है। याद करने के लिए, नाग मतलब समझ लो एक सर्प है, सांप है। जब वो काटता है तो गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं, या फिर जो सांप होता है ना, वो मंडलाकार होकर ही बैठता है। सांप गोल गोल होकर बैठता है ना, तो मंडल कुष्ठ नाग अभ्रक के कारण होता है। पीनाग के कारण क्या होता है, बेबंध होता है। याद कर लेंगे, जब आपको सर्दी होती है तो आपकी नाक कैसी हो जाती, बंद बंद सी लगती है ना। तो बी बंध का बंद याद करोगे तो बंद हो जाती है नाक, सर्दी जब होती है। मंडूक अभ्रक में अश्मरी होता है। मंडूक अभ्रक के सेवन से अश्मरी हो जाएगा। मंडूक मतलब क्या होता है, मेंढक। कैसे उछलता कूदता रहता है मेंढक, तो अश्मरी भी तो ऐसे ही होता है। अभी अश्मरी यहाँ पर है, कुछ दिन बाद वो है ना कहाँ पे चली गई, यूरेटर के साथ, यूरेटर में बह के दूसरी जगह चली गई। तो अश्मरी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ऐसे ही मंडूक अभ्रक होता है। वज्र अभ्रक को सर्वश्रेष्ठ बोला है। श्रेष्ठ अभ्रक क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रेष्ठ अभ्रक कौन सा है, वज्र। उसमें से भी कृष्ण वज्र अभ्रक सर्वश्रेष्ठ होता है। और सर्व रोग हरम इसको बोला गया है। सर्व रोग हरम इसको कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेरो मैग्नीशियम अभ्रक के ही सॉरी लगातार दो क्वेश्चन आ गए हैं। अभ्रक के 2000 में, बीएचयू 2000 में दो क्वेश्चन लगातार आ गए हैं। तो फेरो मैग्नीशियम किसको बोला जाता है, फेरो मैग्नीशियम सही आंसर है इसका, कृष्ण अभ्रक को बोला जाता है। कृष्ण अभ्रक को बायोटाइट भी बोलते हैं। बायोटाइट याद कर ले हम। कृष्ण मतलब क्या है, ब्लैक। काले को क्या बोलते हैं हम, ब्लैक बोलते हैं। तो ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, ब्लैक से ही बायोटाइप याद कर लेना, बी भी हमारा मैच कर रहा है। और जो ब्लैक चीज है उसको फेयर बनाने के लिए फेयर एंड लवली लगाते हैं ना, तो ब्लैक को फेयर करना पड़ता है, कृष्ण को फेयर करना पड़ता है, गोरा करना पड़ता है। तो फेरो मैग्नीशियम याद हो जाएगा। श्वेत अभ्रक को क्या बोलते हैं, मस्को व्हाइट। मस्को व्हाइट बोला जाता है। तो याद कर लो, मसक मतलब क्या होता है, चूहा। श्वेत कलर का चूहा किसी ने देखा है क्या, नहीं देखा, बस याद कर लो मसक कैसा होता है, श्वेत कलर का होता है। रक्त अभ्रक को क्या बोलते हैं, फाल्गोपाइट, है ना। क्या है इसका, फ्लोगोपाइट, फ्लैगोपाइट। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो सकता है, सही कर लीजिएगा, फ्लैगोपाइट।
याद करने के लिए हमारा जो झंडा है कैसे कलर का है, झंडे के लिए खून बहा देते हैं लोग, तो फ्लैग के लिए अपना रक्त बहा देते हैं लोग। एक और आता है पीत अभ्रक। पीत अभ्रक को क्या बोलते हैं? लिपिडोलाइट। लैपिडोलाइट बोला जाता है। तो फैट लिपिड हमारी कैसी होती है? थोड़ी सी पीले कलर की होती है, तो याद रहेगा लैपिडोलाइट किसको बोलते हैं पीत अभ्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 64 नंबर का क्वेश्चन। ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमहेक्सिन इज अ ब्रोंकोडायलेटर, एंटीटिसिन, म्यूकोलिटिक और एंटी हाइपरटेंसिव। तो सही आंसर इसका क्या है? म्यूकोलिटिक। ये थोड़ा सा फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चन, इनको डायरेक्ट ही आपको याद करना होगा। ठीक है, तो ये म्यूकोलिटिक होता है। विच वन इज कोरोसिव मटेरियल? ऑप्शन है ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, एलम और सल्फर। इसमें जो एलम होता है बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है एलम का, तो एलम एक कोरोसिव मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निर्धूम परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, निर्धूम परीक्षण हड़ताल के लिए किया जाता है। बहुत अच्छे से याद रखिए, एक स्पेसिफिक टर्म से क्वेश्चन आता है कि निर्धूम परीक्षण किसके लिए करते हैं? तो हड़ताल के लिए करते हैं। लेकिन शिलाजतु का जब हम परीक्षण करते हैं, शिलाजतु को जब हम अग्नि में जलाते हैं तो वो बगैर धुएं के जलता है। शिलाजतु बिना धुएं के जलता है। और इसकी आकृति कैसी बनती है? इसकी आकृति लिंगाकार बनती है। शिलाजतु का बहुत अच्छा परीक्षण है, एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसको हम अग्नि में जलाते हैं तो धुआं नहीं निकलता है और उसकी आकृति लिंग के आकार की हो जाती है, तो शिलाजतु। लेकिन स्पेसिफिक टर्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है निर्धूम परीक्षण, तो वो हड़ताल का होता है। क्लियर? स्वर्ण का परमाणु भार कितना है? तो देखो, पारद और स्वर्ण बहुत पास पास होते हैं। पारद का एक ज्यादा, स्वर्ण का एक कम। सही आंसर स्वर्ण का परमाणु भार कितना होता है? 196.97। ये परमाणु भार, एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। सोने का परमाणु क्रमांक 79 होता है। गोल्ड का AU से इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, पारद का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये पारद का परमाणु क्रमांक है। क्रमांक पारद का एक ज्यादा 79, गोल्ड का तो पारद का 80, और परमाणु भार लगभग डबल ही होता है। 79 80 है ना, तो लगभग डबल मतलब एकदम एग्जैक्ट डबल नहीं होता है एटॉमिक वेट। ठीक है, तो 79 परमाणु क्रमांक है। स्वर्ण का परमाणु भार 196.97 है। और पारद का जो परमाणु भार है वो कितना है? तो 200.6। हाँ, ये परमाणु भार पारद का। तो पारद भी याद कर लिए हैं, गोल्ड भी याद कर लिए हैं। अगला आता है 68 नंबर का क्वेश्चन। किस अंजन में नाग की उपस्थिति होती है? तो नाग मतलब क्या होता है? लेड। लेड को कैसे इंडिकेट करते हैं? PV से इंडिकेट करते हैं। सौवीरांजन का फॉर्मूला क्या है? Sb2S3। ऐसे ही रसांजन का फॉर्मूला क्या होता है? HgO। रसांजन HgO, नीलांजन PVO होता है। इस क्वेश्चन में आपको PVS, PVO नहीं PVS। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि इसमें लेड डला हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाग बोलते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? नीलांजन। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट मैं आपको पढ़ा दूं। सबसे पहले तो आइए पहले नंबर के क्वेश्चन पर, रसा सौवीरांजन। तो चरक जी ने एक श्लोक दिया है, सौवीरांजम नित्यम हितम अक्षो प्रयोजेत पंचरात्रे अष्टरात्रे श्रावणार्थे रसांजनम। मतलब क्या हुआ कि चरक जी ने सौवीरांजन का प्रयोग नित्य बोला है, और चरक जी ने ही रसांजन का प्रयोग कब बोला है? पंचरात्रे अष्टरात्रे, 5वीं रात्रि और 8वीं रात्रि में करना चाहिए। लेकिन बागभट्ट ने रसांजन का प्रयोग क्या बोला है? बागभट्ट ने बोला है 7 रात्रि में
एक बार करना चाहिए। इन्होंने बहुत डर गए कि 5 रात्रि 8 रात्रि बहुत हो जाएगा, इन्होंने बोला 7 रात्रि में एक बार करो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रसांजन का प्रयोग है वो कब करना चाहिए? ये रात्रि में ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो रसांजन होता है वो बहुत तीक्ष्ण होता है। अगर आप उसका प्रयोग दिन में करते हैं तो दिन में आपके आंखों से अश्रु बह जाएगा, तो सूर्य की जो तेज किरणें हैं आपके आंखों को बाधा पहुंचाती है, इससे आपकी दृष्टि बाधित होने लगती है। इस कारण से रसांजन का प्रयोग हमको रात्रि में करना चाहिए। ठीक है, अब आता है रसांजन। तो रसांजन को किससे प्राप्त करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो दारू हरिद्रा से रसांजन को निकालते हैं। एक एक्सट्रैक्ट होता है रसांजन, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? बर्बेरिस एरिस्टेटा। बर्बेरिस एरिस्टेटा से रसांजन निकाला जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ताम्र का निष्कर्षण किया जा सकता है। तो पहले तो आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। हाँ, गैरिक, अभ्रक, माक्षिक और कासिक। तो इनमें किसी में ताम्र नहीं होता है, ओनली माक्षिक में ताम्र होता है। Cu2S Fe2S3, इसका फॉर्मूला ये होता है। ताम्र मतलब क्या होता है? कॉपर। तो माक्षिक से हमको कॉपर की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 70 नंबर का। अभ्यंगार्थ प्रयोक्तव्य स्नेहपाक है चरक के अनुसार। तो चरक जी का पूछा है, क्यों ना मैं आपको तीनों आचार्य का बता दूं ट्रिक के सहित। तो यहां पर आप लिखेंगे मृदु, मध्य, खरपाक। यहाँ पे लिखेंगे चरक, यहाँ पर सुश्रुत, यहाँ पर शारंध्र। अब बाघ भटका रखने देते हैं, बहुत हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेंगे, है ना। चरक की ट्रिक हमने क्या बनाई? ना, पावा, अभी। ये चरक की ट्रिक है। इसको डिकोडिंग कैसे करेंगे? ना से हो जाएगा नस्य, पा से हो जाएगा पान और वस्ती, अभी से हो जाएगा अभ्यंग। मतलब चरक ने मृदु का प्रयोग नस्य में, मध्य का प्रयोग पावा पान वस्ती में और खर का प्रयोग अभ्यंग के रूप में किया है। सुश्रुत की बात करते हैं तो सुश्रुत जी की ट्रिक लिख लीजिए, भोपा, ना, वक। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने सिंगल ना लिखा है, यहां पर बड़ा ना लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ना के साथ आ भी छुपा हुआ है। तो भो से क्या हो जाएगा? भो से हो जाएगा भोजन और पान। तो शुद्ध का हर एक में दो दो चीजें आया हुआ है। चरक का ओनली बीच में दो है, बाकी ऊपर नीचे एक एक में आया है। सुश्रुत का हर एक में दो है। ना से हो जाएगा नस्य, और ना में जो आ छुपा हुआ है उससे हो जाएगा अभ्यंग। ठीक है, वक से क्या होगा? वा से वस्ती, और का से हो जाएगा कर्ण पूरण। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनेगा समझिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि आचार्य चरक ने किस पाक का प्रयोग अभ्यंग के लिए किया है? तो चरक जी ने खर पाक का प्रयोग अभ्यंग के लिए किया है, जबकि सुश्रुत जी ने मध्यम पाक का प्रयोग अभ्यंग के लिए किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बड़ा स्पेसिफिक बनता है। फिर आते हैं शारंगधर जी। अब शारंगधर जी ने ऊपर नीचे का सेम चरक के जैसे बताया है। सेम चरक के जैसे मतलब नस्य के फॉर्म में मृदु पाक, अभ्यंग के फॉर्म में खर पाक, बीच वाला चेंज कर दिए उन्होंने। बीच वाला सर्व प्रयोज्य बताया हुआ है ना। हर एक चीज के लिए प्रयोग किया जा सकता है, सर्व प्रयोज्य। अब बाघभट्ट की बात कर ही लेते हैं, जब कर रहे हैं इतना सारा। तो बाघभट्ट जी ने क्या बोला है? नाम चेंज कर दिए हैं। क्या है इनका? पहले चिक्कण, खर चिक्कण, चिक्कण और खर चिक्कण। ठीक है, मृदु, चिक्कण, खर चिक्कण। एक थोड़ा सा एक बार इसका टर्म देखिएगा आप में, आप देखना मृदु दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। थोड़ा सा मैं फर्स्ट वाला भूल रही हूँ, है ना।
तो मृदु, चिक्कड़, खर चिक्कड़, ये 3 है, इसको एक बार देख लेना, है ना। बाकी पूरा का पूरा चरक के जैसा है, अकेला इनका टर्म चेंज हो जाता है। बाकी मृदु, चिक्कड़, खर चिक्कड़ यही है, टर्म चेंज है, बाकी सारा चीज वही बोला है। क्या बोला है? नस्य, पानवस्त्योर अभ्यन। ये हमारा बहुत सारे पॉइंट 70 नंबर के क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार आहार विधि विशेष आयतन कितने हैं? तो नाम में दिया रहता है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। चरक जी ने विमान स्थान के 8वें चैप्टर में बताया हुआ है, तो कितना होता है? अष्ट होता है। अब ये 6 क्या होता है भाई? चरक जी ने 6 क्या बताया है? आहार परिणाम कर भाव। आहार परिणाम कर भाव कौन कौन से होते? डिटेल नहीं बताऊंगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप गलती नहीं करना है। क्या गलती नहीं करना? यहाँ पर विधि विशेष आयतन पूछा है, ना कि आहार परिणाम कर, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। फिर आते हैं 12 क्या होते हैं? द्वादश अशन। द्वादश अशन, द्वादश मतलब 12। तो सुश्रुत जी ने उत्तर तंत्र में इनका वर्णन किया हुआ है, 12 प्रकार के अक्षर होते हैं। अब देखते हैं, हाँ, आहार विधि विशेष आयतन 8 होते हैं, ये चरक के हैं। अष्टांग संग्रह पर आते हैं, तो अष्टांग संग्रह जी ने कितने बोले हैं? 7 बोले हैं। संग्रह ने बताया है, अष्टांग हृदय ने इसका वर्णन नहीं किया। देखो, संग्रह मतलब वृद्ध बागवटना, खाने पीने पर ज्यादा ध्यान कौन देता था? बूढ़े लोग देते थे। तो अष्टांग संग्रह आपको याद रहेगा कि बूढ़े लोगों ने बताया हुआ है, हृदय ने नहीं बताया है, ठीक है। और सुश्रुत जी ने भी इसका वर्णन नहीं किया है। अब ये जो 7 है, इनमें से किसको हटा दिया? उन्होंने उपयुक्ता को हटा दिया। उपयुक्ता मतलब क्या? जो खाना खाने वाला, उसका क्या मतलब? उसको उन्होंने नहीं बताया, खाना खाने वाले को नहीं बताया है 8 में से, बाकी ये 7 का वर्णन किए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, स्वर्ण किस द्रव में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है? तो HCl है, HNO3 है, एक्वेरेशिया HCl HNO3 का कॉम्बिनेशन होता है, H2SO4। तो इसका सही आंसर क्या है? रट लीजिएगा, क्या है? एक्वेरेशिया में जो स्वर्ण है वो पूरी तरीके से विलोडित हो जाता है। मलिच्छ किसका भेद है? तो मलिच्छ ताम्र का भेद भी है और मलिच्छ ताम्र का पर्याय भी होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? 3 नंबर का ताम्र। मुख्य रूप से लौह कितने प्रकार का होता है? प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, मैं लौह के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा दी हूँ, है ना। मुंड है, तीक्ष्ण है, कांत है, फिर हर एक के कितने कितने भेद होते हैं, सबका ट्रिक के साथ पढ़ाया हुआ है। तो कल की क्लास में पढ़ा था, तो 3 है। प्रीवियस क्लास मतलब BHU 2000 का फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नागवंग यशद को क्या बोला जाता है? मिश्र लोह, शुद्ध लोह, पूती लोह या कोई नहीं? नागवंग यशद तीनों को साथ में हम पूती लोह की टर्म देते हैं। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जहां जहां नागवंग मिलते हैं वहां वहां चपल भी मिलता है। हाँ, नागवंग जहां प्रेजेंट होते हैं चपल भी वहां पर मिलता है, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है Na2B4O7.10H2 किसका सूत्र है? ये बड़ा फेमस सूत्र है, जब हम नीट की तैयारी करते थे ना, वहां पे बहुत पढ़ते थे। तो नीट की तैयारी में ये आपको याद हुआ होगा। सही आंसर जिप्सम, पुखराज, ब्लू विट्रॉल, बोरैक्स। तो इसका सही आंसर बोरैक्स। बोल परपटी का रोगाधिकार क्या है? ग्रहणी, रक्तपित्त, कासर, कुष्ठ। तो सही आंसर इसका रक्तपित्त है। किसने बोला है? योग रत्नाकर ने वर्णन किया है। देखो, बोल परपटी, बोलबद्ध रस कहाँ देते हैं? जहां पर ब्लीडिंग होता है। ये क्या करता है? स्तंभन का काम करता है, ठीक है। तो रक्तपित्त, बोल परपटी। अब इसको मैं थोड़ा याद करा दूं, इसमें क्या क्या कंटेंट डलते हैं? पारद, गंधक और बोल। पारद, गंधक और बोल डलता है। अनुपात कितना? 1:1:2। याद करेंगे, अगर किसी के पैर में चोट लग गई है तो हम उसको क्या बोलते? भैया बोल दो कि तुमको चोट लगी है, तुमको ब्लीडिंग हो रही है।
क्या बोलेंगे? बोल दो, बोल दो। याद रहेगा ना, बोल कितना डला है? दो। तुमको ब्लीडिंग हो रही है तो रक्त पित्त में दिया जा रहा है, ठीक है। बोल कितना डला है? 2 बार डला हुआ है। रक्त धातु किसका पर्याय होता है? तो गैरिक, रसांजन, ताम्र, वंग। रक्त धातु गैरिक का पर्याय होता है। गैरिक गांव में जो पुताई में यूज करते हैं, गेरू जिसको बोलते हैं, वही गैरिक होता है। उसको शुद्धि किया जाता है। कैसा होता है? लाल लाल होता है ना, तो रक्त धातु इसको बोलते हैं। और देखते हैं मधु धातु किसको बोलते हैं? मधु धातु माक्षिक को बोलते हैं। कैसे याद रहेगा? माक्षिक को, शहद को मधु बोलते हैं ना, तो माक्षिक को मधु, तो मधु धातु माक्षिक को। और आते हैं रस किसको बोला जाता है? रस भी तो एक धातु है, तो रस हम पारद को बोलते हैं। एक आता है रक्त रेणु, तो रक्त रेणु गौरी पाषाण और गिरि सिंदूर को बोला जाता है। गिरि सिंदूर कैसे याद करोगे? जो गौरी है वो गिरी से गिर गई। गौरी, गिरी मतलब होता है पर्वत, तो गौरी नाम की लड़की पर्वत से गिर गई। गौरी के साथ एक और लड़की थी जिसका नाम क्या था? रेणु भी था। तो रक्त रेणु, गौरी शंकर, गौरी पाषाण और गिरी सिंदूर, ठीक है। अब एक और आता है रक्तांग। रक्तांग किसको बोलते हैं? तिलक को बोला जाता है। और एक और चीज है, इसके साथ एक और आता है रक्त चूर्णक, तो रक्त चूर्णक भी कम पिल्लक को बोला जाता है। इतनी सारी चीजें हमने साथ में याद कर ली है, याद हो गई होंगी, अच्छे से साइड में लिख लीजिएगा। अब आता है 79 नंबर का क्वेश्चन, सिहनाद गुग्गुल का घटक क्या है? सबसे पहले तो याद कर लो, सिहनाद गुग्गुल को चक्रदत्त ने कहां पर दिया हुआ है? आमवात। कौन सी आमवात में? विबंध युक्त आमवात। विबंध युक्त आमवात में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें और क्या डाला होता है? आंसर इसका एरंड तेल है, और सिहनाद गुग्गुल में गंधक भी डाला जाता है। तो याद हो गया, सिहनाद गुग्गुल में एरंड तेल है, गंधक है, जिसका प्रयोग चक्रदत्त ने आमवात में बोला। कौन सा? विबंध युक्त आमवात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद कर लो, से अगर किसी के घर में आ जाए तो आम बात नहीं है, मतलब ये कोई आम बात नहीं है। आम बात मतलब क्या है? डिसीज भी, और आम मतलब जनरल बात नहीं है, ठीक है। स्मृति सागर रस की भावना द्रव्य निम्न है, बचा है, ज्योतिषमती है, या फिर बचा ज्योतिषमती, दोनों। तो देखो, ज्योतिषमती वैसे ही बुद्धि के लिए यूज करते हैं, तो स्मृति में हमको बुद्धि की ही तो जरूरत पड़ती है ना, तो बचा भी इसमें डला है और ज्योतिषमती भी इसमें डला है, मतलब इसकी भावना देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, जाति आकृति किसके पर्याय है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत इजी है। निदान, उपशय, पूर्वरूप। सही आंसर संप्राप्ति। संप्राप्ति का भेद होते हैं, पर्याय होते हैं, सॉरी। सात्व का समावेश कहाँ होता है? तो चरक जी ने सात्व का समावेश उपशय में किया है। उपशय मतलब क्या है? अच्छा, जो हमारे शरीर को सात्व होता है, तो सात्व, उपशय। और निदान का अंतर्भाव किसने किया है? किसमें किया है? अनुक्षय में। अनुक्षय में निदान मतलब क्या होता है? कारण। तो कारण क्या है? जो अच्छा नहीं है, अनुक्षय है, तो अनुक्षय में निदान का अंतर्भाव किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मधुमेह का प्रमुख दूष्य क्या है? तो मेद, ओज, मज्जा, लसिका। जब आप पढ़ते हैं ना, 10 प्रकार के दूष्य इसमें होते हैं, उसमें जो ओज का वर्णन है वही प्रमुख दूष्य होता है मधुमेह में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओज होगा। Which one is related to hypothyroidism? हाइपोथायरॉयडिज्म से कौन रिलेटेड होता है? कुशिंग सिंड्रोम, मिक्सोडीमा, थायरोटॉक्सिकोसिस या और? तो सभी जानते हैं मिक्सोडीमा हाइपोथायरॉयडिज्म में मिलता है, मिक्सोडीमा, है ना। फिर क्रेटेनिज्म आता है, हाशिमोटो रोग आता है, वो भी कहां पर है?
वो भी हाइपो में मिलता है। लेकिन हाइपर में कौन सा होता है? थायरोटॉक्सिकोसिस। हाइपर थायरॉइडिज्म में थायरोटॉक्सिकोसिस मिलता है। अभी कुशिंग सिंड्रोम कहाँ मिलता है? तो कुशिंग के साथ साथ एक कौन सा डिसीज भी लिख लीजिएगा, कौन सा डिसीज, ये कुशिंग सिंड्रोम कौन सा डिसीज दोनों कहाँ मिलता है? ये आपको मिलेगा हाइपर एड्रीलिनिज्म। हाइपर एड्रिनलिनिज्म मतलब एड्रिनल जो हॉर्मोन्स है जब ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है तब कुशिंग सिंड्रोम और कौन डिसीज मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। 85 नंबर का क्वेश्चन, विच वन इज द कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कारण क्या होता है? एसएलई, हाइपोकोलेस्टीमिया, एनीमिया या ऑल? इसका सही आंसर एसएलई है। एसएलई मतलब सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, बहुत बड़ा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, इसका एक मेन साइन क्या होता है? सिम्टम साइन जो भी है, इस पर फेस पर एक बटरफ्लाई लाइक एक रेडनेस आ जाता है। ऑनियन स्किन भी इसी में मिलता है। तो बटरफ्लाई लाइक आपको यहाँ पर देखिएगा इस पेशेंट में। ठीक है, लिख लेना बटरफ्लाई लाइक, है ना, फेस पर एक मार्क हो जाता है। और ऑनियन स्किन, प्याज के जैसे स्किन भी हो जाती है एसएलई में। क्लियर? 86 है, चरक तथा मूत्राघात के भेद कितने हैं? तो पहले तो मैं डिटेल की बात कर लूं, डिटेल नहीं अभी जो है बस वही देखो। मूत्राघात 8 होते हैं। ठीक है, अब इसको हम विस्तार से पढ़ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज केवल संख्या पढ़ाऊंगी, जब भेद की बात आएगी कभी तो भेद भी पढ़ लेंगे। तो चरक जी का जो मूत्राघात है वही मूत्रकृच्छ है, अलग से कोई चीज नहीं होती है। चरक का मूत्राघात मूत्रकृच्छ एक ही है, जो कितने होते हैं? 8 होते हैं। फिर हम बात करें चरक जी के अनुसार मूत्र दोष या वस्ती रोग कितने होते हैं? ये कहां पर वर्णन किया है? ये चरक जी ने सिद्धि स्थान के 9वें चैप्टर में बोला। ये कहां पर किया? चिकित्सा स्थान त्रिमर्मी सिद्धि में किया हुआ है। क्लियर? अब हाँ, इसका वर्णन डिटेल में किया है, बाकी अपन सूत्र स्थान में जहां पर बहुत सारे भेद, अष्टोदरी अध्याय जहां पर बहुत सारे भेद पढ़ते हैं ना, वहां पे उनका नाम दिया हुआ। ठीक है, ये कितना है? चरक का मूत्र दोष वस्ती रोग 13 होता है। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं सुश्रुत के अनुसार। तो सुश्रुत जी के अनुसार मूत्राघात, तो सुश्रुत जी के अनुसार मूत्राघात 12 होते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। चरक जी का जो मूत्र दोष वस्ती रोग है उन्हीं को सुश्रुत जी ने मूत्राघात टर्म दिया है। अब 12 कैसे हुआ, वो रिप्लेसमेंट किया है, किसका क्या किया है यहाँ नहीं बताऊंगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब सुश्रुत के मूत्रकृच्छ कितने हैं? तो सुश्रुत के मूत्रकृच्छ वही है जो चरक के हैं। कितने? 8। बस 2-3 का रिप्लेसमेंट किया है, नाम का ही, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं काश्यप जी। तो काश्यप जी के कितने होते हैं? काश्यप के आप लिखेंगे, नहीं सॉरी, माधव के, है ना, माधव के कितने हैं? 13 हैं। बाघभट्ट के कितने हैं? टोटल मूत्राघात 20 है। बाघभट्ट के, ये मूत्राघात की बात करें हैं ना, माधव का मूत्राघात, बाघभट्ट का मूत्राघात टोटल 20 है। कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा याद कर ले। तो बाघभट्ट जी के लिखेंगे वस्ती दोष कितने हैं बाघभट्ट के, ये ब्रैकेट में लिखना है, इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। कितना है? 12। फिर आता है मूत्रकृच्छ, ये कितने हैं? 4 हैं। फिर आता है अश्मति, ये कितने हैं? 4 हैं। तो टोटल मिला के 12, 4, 4, 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, नाग की विशिष्ट गुरुता कितनी होती है? तो नाग की विशिष्ट गुरुता होती है 11.3। ठीक है, अच्छे से याद करना है। अब यहाँ पर देखेंगे 13.6 जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विशिष्ट गुरुत्व किसका है? ये पारद का होता है। क्लियर?
मधुमेह के पर्याय हैं, तो मधुमेह को ओजोमेह बोला है, क्षुद्रमेह बोला है, दोनों का दोनों बोला जाता है, मधुमेह को ओजमेह, क्षुद्रमेह। ओज क्षय किसमें मिलता है, तो ओज क्षय इसमें विरमे में, विसर्ग में, कुष्ठ में, सभी में। सही आंसर क्या है, प्रमेह है। एक ट्रिक लिख लो, गमछा। जब आपको बहुत भूख लगती है तो आप एक गमछा डाल के जाते हैं सिर में, ताकि आपका चेहरे का जो ग्लो है, जो ओज है, उसका क्षय ना हो, तो गमछा ओढ़ लेते हो, ये ट्रिक है। गमछे में ओज का क्षय नहीं होता, या फिर ओज क्षय हो जाता है अगर आप गमछा नहीं उड़ते हो। तो गा से हो जाएगा ग्रहणी, मां से होगा मधुमेह, साथ में प्रमेह भी कर लेना अवलिक में, और छा से हो जाएगा छत्रछीड़। इन तीनों रोगों में ओज का क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपलत्व नृत्य किस पारस संस्कार का फल है, मर्दन, मोचन, उत्थापन और नियमन। सही आंसर इसका क्या है, नियमन। तो देखो चपलत्व मतलब क्या है, उसमें बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है। हाइपर एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, हम नियमन से करेंगे। कंट्रोलिंग पावर हमारी अच्छी होना चाहिए, तो नियमन से हमने चपलत्व को कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट है, भारत में किस संस्कार के पश्चात रुजा हर गुण धर्म आ जाता है, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्तापन। सही आंसर मूर्छन। मूर्छना आपने दी, डायरेक्ट कोड बनाकर याद कर लो कि जब आपको मूर्छा हो जाती है, चक्कर आ जाता, तो आपको क्या होता है, एक रुजा होती है, वेदना होती है ना। मूर्छा में वेदना होने लगती है बाद में, तो मूर्छा, रुजा। नेक्स्ट है 92, विटामिन ए की कमी से हो सकता है नक्तांगिता, मोतियाबिंद, मुखपाक, सभी। इसका सही आंसर क्या है, नक्तांगिता। तो नक्तांगिता विटामिन ए की कमी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 93, वात रक्त में किसका स्तर बढ़ जाता है, सभी लोग को बहुत अच्छे से पता होता है। वात रक्त को हम मॉडर्न में गाउट से रिलेट करते हैं, और गाउट में आपको पता है यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है सीरम में, तो सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलता है। निम्न में से जल से उत्पन्न व्याधि नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्यों, क्योंकि आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो कौन सी है आप ये लगा दोगे, तो कौन सी नहीं है। पेचिश भी होता है पानी की, मतलब जल से उत्पन्न होता है, हैजा भी होता है, पानी की खराबी से हो जाता है। इनमें से जो यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी है, वो कॉन्टैक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये दोनों ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, तो इसका सही आंसर यकृतशोथ बी रहेगा, ठीक है। और लिख लीजिए, जो हेपेटाइटिस ए होता है और हेपेटाइटिस ई होता है, ये वाटर बोर्न डिसीज है, वाटर बोर्न है, ये होती है पानी से, है ना। पैचिस भी है, हैजा भी है, ए भी है, ई भी है, ये वाटर बोर्न के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 95 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन तक करेंगे, पेपर बहुत बड़ा है, उसके अलावा हम बहुत एक्सप्लेन करते हैं, इस कारण से 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो 30 क्वेश्चन हमारे बचेंगे अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इन विच कंडीशन कॉस मैनस रेस्पिरेशन इज फाउंड इन ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकिएक्टासिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नन। इसका सही आंसर क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें हमको कॉस मैनस रेस्पिरेशन मिलता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत फेमस है, ये तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है वो किसका डिसीज होता है, जीआईटी, सीवीएस, वैसे पास्ते क्या, सीएनएस, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफेक्शन, एलर्जी, फीवर या ऑल। तो हिस्टामिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हिस्टामिन एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो 97 का सही आंसर हमारा एलर्जी होगा। फिर बिलियरी स्टेनोसिस आर स्टोन्स आर कॉमनली फाउंड एट द साइट ऑफ ब्लैडर, सीबीडी मतलब कॉमन बाइल डक्ट, एम्प्यूला या ऑल। तो बिलियरी स्टोन्स कहां मिलेगा, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट में मिलता है।
किस तापक्रम पर हिंगुल उड़ जाता है? देखो सबसे ज्यादा तापक्रम पर जो हिंगुल है वो उड़ जाता है। 450, 550, 600, 650 से अधिक जो टेम्परेचर होता है उस पर हिंगुल उड़ जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, बाकी का अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। आर्य में क्या है? छेद्य, भेद्य, लेख्य, वेद्य, पूरा कोड के साथ आपको क्लास में इसका पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी के लिए मैं डायरेक्ट कोड बनाकर याद करा देती हूँ, बाकी हम पूरा जितनी छेद्य, लेख्य, वेद्य है पूरा कोड के साथ याद करते हो, बहुत जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो छेद्य व्याधि है। क्या है? छेद्य। आर्मी में जो लोग होते हैं गोलियों से क्या कर देते हैं? दुश्मनों के शरीर में छेद कर देते हैं, तो आर्मी छेद याद रहेगा। ठीक है, तो आज हमने 100 कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम इसके आगे से कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके हमारी जो क्वेश्चन सीरीज है आराम से आगे बढ़ती जाएगी और आपको पर डे एक एक वीडियो, मतलब एक एक पेपर, उसके 2 या 3 मैक्सिमम वीडियो बनेंगे, आपको साथ साथ देखना है और अपनी कॉपी पर, कॉपी नहीं बुक जो है क्वेश्चन वाली, उस पर लिखना है। ओके, थैंक यू।